अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बाइस सिंध में लॉकडाउन लगाने पर विफाक और सिंध आमने सामने आ गए। गवर्नर इमरान इस्माइल ने सूबाई हुकूमत से लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कर्फ्यू तर्ज का लॉकडाउन लगाकर कोरोना की वबा पर काबू नहीं पाया जा सकता। सूबा तनहा ऐसे फैसले नहीं कर सकता। उन्होंने SOPs पर अमल दरामद ना होने को वज़ीर आला सिंध की नाकामी करार दिया। लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन के खिलाफ है। हिंदुस्तानी वेरिएंट है और ये खतरनाक वेरिएंट है। इससे निपटने के लिए जो कुछ भी इक़दाम सिंध हुकूमत करेगी हम उनका साथ देंगे, माँ सिवाय बंदिश के। लॉकडाउन के ऊपर दोबारा मेरी गुजारिश है कि नजरसानी करें, SOPs के ऊपर फोकस करें, कंप्लीट लॉकडाउन से, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन से इज्तनाब करें। ये सूबा कोई अकेला फैसला कर लेता है, ना करें ऐसे फैसले। लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश होती है जो 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेकर। ऐसे लोग 1% से ज्यादा नहीं है पाकिस्तान। सिंध हुकूमत की मदद करने को तैयार है, वो हमें अपना माने तो सही। फर्ज है वफाक का अपने सिंध के लोगों की मदद करना। SOPs पर पाबंदी न होना वज़ीर आला का पूरी टीम का फेलियर नजर आता है। तो सिंध हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन, लेकिन विफाक के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ शुबे पहले से तयशुदा SOPs के मुताबिक काम करते रहेंगे। NCOC के मुताबिक सिंध में फ़िज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, बताइएगा इस सिलसिले में विफाक की जानिब से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सवाल ऐसे ही है। हुकूमत सिंध ने कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव के मद्देनजर 31 जुलाई से 8 अगस्त तक मुख्तलिफ पाबंदियों का नफाज किया, जिसके ऊपर NCOC ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन में कुछ सेक्टर्स को दिए जाने वाले इस्तिस्ना के अलावा विफाक के जो जेर इंतजाम कुछ सेक्टर्स हैं उन्हें पहले से तयन करदा जो SOPs है उनके मुताबिक ही वो काम करते रहेंगे। जैसे कि फ़िज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक पहले से जो SOPs हैं उनके मुताबिक जारी रहेगा। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। इसके अलावा विफाक के जो ज़ेर इंतजाम दफातर हैं उनमें अमले की तादाद को कम से कम और कोरोना SOPs के मुताबिक जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की गई है NCOC की तरफ से। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इससे मुतल्लिका जो सर्विसेज हैं वो भी मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगी, ऐसा NCOC ने कहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए अरहम खान। सेहत के साथ रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। सिंध में लॉकडाउन पर विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत के फैसलों में जुज़वी तब्दीली खुशाइंद है, मगर मजीद तरमीम की जरूरत है। उम्मीद है कल के NCOC के इजलास में सिंध हुकूमत मामलात पर मजीद मुशावरत करेगी, जिसमें सब मिलकर सिंध के अवाम की सेहत और रोजगार का दिफा करेंगे। कहा, कौमी हम आहंगी से कोरोना की 3 लहरों को शिकस्त दी। अगर हर सूबा अपने वसाइल पर इन्हिसार और मर्जी के फैसले करता तो ये कामयाबी कभी ना मिल पाती। अब भी मुशावरत से ही फैसले करना होंगे। विफाक की तनकीद और मुखालिफत या फिर कुछ और, हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन में थोड़ी नरमी कर दी है। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नकलो हरकत की इजाज़त दी जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चाहते हैं कि आइंदा 9 रोज़ तक लोग घरों से बाहर निकलें, तो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें, और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा। पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया। जो पिछले 4-5 रोज में एक बयानिया बिल्ड किया है सिंध हुकूमत ने, ये उसका एक नतीजा है। कोई इदारा SOP की वायलेशन करेगा तो उसको सील किया जाएगा। कोई दुकान शटर बंद करके चल रही होगी तो उस दुकान को सील किया जाएगा और 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल, समाजी तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा। जो एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्जेम्प्टेड इदारे हैं, उनको काम करने की इजाज़त है। वो इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन करवा ली है, उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी। 9 दिन लगाएं, 9 घंटे लगाएं, 9 हफ्ते लगाएं, तनकीद तो होनी थी। 9 दिन इसलिए किया हमने कि
फ्राइडे सैटरडे संडे, जब कल फैसला हो तो फ्राइडे ऑलरेडी सेफ डे था और संडे भी सेफ डे होता है, सैटरडे बीच का दिन आ रहा था। उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर फिर वीकेंड आ रहा है, तो बीच में 5 दिन ये पड़ रहे थे। तो हमने कहा पहले फेज में लोगों को कायल करने के लिए अगर आप 9 दिन का ये करते हैं काम और 9 दिन के अंदर इफेक्टिवली ये लॉकडाउन हो जाता है, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो जिस तनासुब के साथ ये 23, 24, 25% डेली जो केसेस में इजाफा हो रहा है, इसकी स्पाइक को आप रोक पाएंगे। जब अस्पतालों में पेशेंट्स के दबाव में कमी आएगी तो आपके पास ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट होगा कि आप लोगों को लुक आफ्टर कर सकते हैं, लोगों को टेक केयर कर सकते हैं। जो पुलिस एहलकार, इंतज़ामिया का शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है, पैसे लेने की कोशिश करता है, उस पैसे की आड़ में उसको उसका बिजनेस चलाने की इजाज़त देता है गैर कानूनी तौर पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सूरत हाल कुछ मुश्किल तरीन है। रोज कमाकर खाने वाला तो रुल गया। लॉकडाउन के पहले दिन ही कराची बुल्टन मार्केट में पुलिस और मजदूरों के दरमियान आंख मिचौली शुरू हो गई। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठाने पहुंचे तो पुलिस आदम की। दुकानदार और दिहाड़ीदार मजदूर भाग खड़े हुए। पुलिस का कहना है कि बार बार तंबीह के बावजूद दुकानदार बाज नहीं आ रहे। ये मनाजिर हैं कराची के सबसे बड़े होलसेल तिजारती मरकज बुल्टन मार्केट के, जहां दिन निकलते ही अपनी दुकानों के बाहर मौजूद ताजिरों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली शुरू हो गई। क्या बूढ़े क्या जवान सब दौड़ रहे थे और पुलिस मोबाइल इनके पीछे पीछे थी। भागते दुकानदारों की जबान पर हुकूमत के खिलाफ शिकवे भी बहुत थे। मगर एक सदा पुलिस की मोबाइल से भी मुसलसल बुलंद हो रही थी। पुलिस का कहना है कि बार बार तंबीह के बावजूद दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। आपके सामने हम इनको यही हटा रहे हैं, कारोबार बंद है आपके सामने, मार्केटें सारी बंद है, ये ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं, इनको हम हटा रहे हैं। इनके सदरों को भी बोला है मार्केट के, वो भी तावन कर रहे हैं, वो भी इनको बोल रहे हैं कि भाई मुंतशिर हो जाओ, घरों में जाओ। लॉकडाउन के बावजूद दुकानों के बाहर मौजूद लोगों में दिहाड़ीदार मजदूर की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी जबान पर यही सवाल था कि अब उनका क्या होगा। इनको अगर लॉकडाउन करने का शौक था तो ये लोगों के घरों में राशन भी पहुंचा दे। गरीब तबका जो बेचारा मर गया, 1 तारीख आने की हो कल, लेकिन लोगों को तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए 8 अगस्त तक ये बंदिशें जारी रहेंगी, जिसमें कराची में बुनियादी जरूरियात जिंदगी के अलावा हर तरह के कारोबार बंद रहेंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। कराची में इंडस्ट्री बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन कैसे हो सकता है। उन्होंने सनतें फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा भी कर डाला। सिंध हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। सिंध की हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा करेगी, रोजगार जो है उनका वो बैठ जाएगा। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है आप उससे बाहर नहीं जा सकते। जो भी हिकमत अमली बनाए वो NCOC की मंजूरी से वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के ऊपर आप जो है वो बनाए। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दें, इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। अगर आप इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की हालत ही ना होती। 120 के ऊपर अमल दरामद किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। एक्सपो सेंटर जाओ, वैक्सीन लगवाओ। कराची में सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में आज भी लंबी कतारें लगी हैं। घंटों इंतजार पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सिविल अस्पताल में धमा चौकड़ी में AMS सिक्योरिटी डॉक्टर अली असगर बेहोश हो गए। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के लिए CVU रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। तशद्दुद
तशद्दुद किया गया इनके ऊपर इनके। मोबाइल सिम और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की तजवीज़ सामने आते ही आवाम का सैलाब वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ उमड़ आया। और कराची में सिंध हुकूमत के तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ में मौजूद सहूलियात नाकाफी पड़ गयी। ये मनाजिर हैं एक्सपो सेंटर कराची में वाक़या वैक्सीनेशन सेंटर के, जहां तवील इंतजार करने वाले शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वैक्सीनेशन के मुंतजिर शहरियों ने शीशे तोड़ दिए, लाइनें लगाने के लिए मौजूद स्काउट्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक्सपो सेंटर में 24 घंटे यही सूरत हाल नजर आ रही है। वैक्सीनेशन हॉल के बाहर कई लाइनें लगी हैं और हर लाइन ही सैकड़ों मीटर तवील है, जिसका सबसे बड़ा सबब वैक्सीनेशन सेंटर में एंट्री ऑपरेटर की कमी को करार दिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि वैक्सीनेशन पर इसरार करने वाली सिंध हुकूमत इन मराकज़ की इस्तेदाद भी बढ़ाए। हमारा नंबर आया 4-5 घंटे बाद, सुबह 7 बजे थे। यहाँ कोई नंबर नहीं लग रहा है। ऐसे आप खड़े होकर वापसी आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। आप खुद कह रहे कि रश नहीं करो, ये नहीं करो, वो करो, मार्केट खुला होता है, रश हो जाते हैं। ये रश नहीं है, ये आप लोग को नजर नहीं आ रहे। हुकूमत हमारे को ब्लैकमेल कर रही है, भाई सिम में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से हमारे को आना पड़ा। सुबह 7 बजे के खड़े, लाइनें बहुत लंबी है। ये सिविल अस्पताल कराची है, जहां वैक्सीनेशन की मुंतजिर खवातीन ने ज्यादा देर होने पर जंगले तक फैलांग लिए। इस धमा चौकड़ी में AMS सिक्योरिटी सिविल अस्पताल डॉक्टर अली असगर बेहोश हो गए। ये लियारी है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाजा खुलने के बाद लगा कि शायद बेहिश्ती दरवाजा खुल गया है। सदर में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तवील कतारों में मौजूद लोग भी ना खत्म होने वाले इंतजार से तंग नजर आए। 8 बजे से खड़े हुए, कभी बोलते हैं गली वाला लाइन में लग जाओ, कभी बोलते हैं रोड वाला लाइन में लग जाओ। हमारा तकरीबन 2 घंटे हो गया, टांगे दुख गया हमारी। गोहराबाद के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भी शहरियों का जम्मे गफीर मौजूद है। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम मराकज की तरह फलाही अदारों के वैक्सीनेशन मराकज की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये सखी हसन चौरंगी पर अल खिदमत फाउंडेशन के अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर है। इसके बाहर भी शहरियों की कतारों की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कराची के पौश इलाके डिफेंस में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर दी गई है, मगर रफ्तार यहाँ भी मुख्तलिफ नहीं। CVU रोड पर गाड़ियों की 1 किलोमीटर से तवील कतार है, मगर शहरी आराम से इंतजार कर रहे हैं और इनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। चलो गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा सुकून के साथ हम लगवा लें, देखें यहाँ पे भी नंबर कब आता है। बहुत देर से हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में शहरी शदीद बदइंतज़ामी वहाँ पर देखने में आ रही है। शहरी और अस्पताल इंतज़ामिया आमने सामने आ गए हैं। शहरियों का ये शिकवा है कि इंतज़ामिया जानने वालों को बगैर इंतज़ार वैक्सीन लगवा रही है। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, आपको सुनवाते हैं। हमारे सामने आप कह रहे थे अभी नंबर इशू कर रहे थे, कल के लिए नया नंबर। आप आंखें खोलो थोड़ा, मेहरबानी करो। सिर्फ स्टाइल बनाने से हॉस्पिटल नहीं चलती है। ठीक है। तो समा के नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान भी वहीं पर मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, ये बताइएगा कि हमने लोगों का तो मौक़िफ़ सुना, शदीद बदनज़मी उनके मुताबिक यहाँ पर देखने में आ रही है, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी, शहर भर की तरह डाउ हॉस्पिटल में भी यही सूरत हाल है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन लगाने के लिए सुबह से यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बदतरीन बदइंतज़ामी देखने में आ रही है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, ना ही अस्पताल का अमला ना ही कोई हुकूमती अमला यहाँ पर मौजूद है जो इन लोगों को कतार दर कतार अंदर जाने का मौका दे। लोग सुबह 6-6, 7-7 बजे से बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। जबकि इनका ये शिकवा है कि जिन लोगों की सिफारिश है या कोई ताल्लुकात हैं वो डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं बगैर नंबर लिए हुए। इसके बरक्स जिन लोग नंबर लेकर यहाँ पर बैठे हुए उनका जो है वो नंबर अभी तक नहीं आ रहा है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे मुतासिर भी हुए हैं, लड़ाई भी हुई है। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। बताएं भाई, क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह के इंतजाम? भाई सुबह से खड़े हुए, कोई अमला नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, आवाम आपस में लड़ रही है। 1000 टोकन दे दिया, अभी तक 400 लोग जो है उनको वैक्सीन पूरी तरह नहीं लग सकी। कभी बोलते हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गई, कभी बोल रहे हैं सिस्टम स्लो है हमारा, कभी कुछ है कभी कुछ है। और लड़ाइयाँ अंदर हो रही। 2 पुलिस वाले आए थे, वो भी चले गए, कोई संभालने वाला नहीं है। ठीक है, जैसा इन्होंने बताया कि पुलिस भी आई थी लेकिन वो भाग गई। हीले बहाने सब यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ना ही कोई निज़ाम यहाँ पे बनाए गए। 1000 टोकन बांट दिए और अब तक सिर्फ 400 लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगा चुकी है। जिन लोगों की सिफारिश है या किसी भी किस्म के ताल्लुकात हैं वो डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, और जो गरीब आवाम यहाँ पर बैठी हुई है ना ही उनकी कोई सुनने वाला है और ना ही उनकी कोई मदद करने वाला है। जी
ठीक है, लोगों की कोई सुनने वाला भी वहां पर मौजूद नहीं है, इतनी बदनज़मी हो रही है। उज़ैफ़ा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते कराची की मुकामी अदालत ने कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम इमान सुल्तान, मोहम्मद अली और सरकारी वैक्सीनेटर मोहम्मद ज़िशान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़िशान DHO शर्की के दफ्तर में वैक्सीनेटर तैनात था, जो दीगर 2 मुल्जिमान को वैक्सीन फराहम करता था। मुल्जिमान में हेल्थ सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी का डायरेक्टर और मुलाजिम शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पहचान चुका है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोज़गारी है। यही वजह है कि मजबूर हो के आज़ाद कश्मीर में उनको धांधली पैसा की बुनियाद पे, तशद्दुद की बुनियाद पे अपने हुकूमत खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान में आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तब्दीली सरकार को, इस सेलेक्टेड हुकूमत को, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का जिम्मेदार हुक्मरानों को भगाएंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम के मसाइल हल कर सके, जो आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबका के लिए, मेहनत कश मजदूर किसान के लिए एक मुआशी पॉलिसी लेकर आ सके, ना कि इमरान खान की तरह जो अमीरों के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ में रिलीफ दिलवाते हैं और आम आदमी के लिए तकलीफ दिलवाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आला ओहदेदार, आप मुझे बताएं, ओहदा क्या है उसके पास? 20 साल से ओहदा नहीं रखा है उसने, स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। पीपल्स पार्टी से कारकुन है जी। अगर कारकुन है, मेरा ख्याल में उसने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं की, तुम लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया है। आप तो नून लीग के ओहदेदार को के स्टेटमेंट्स को इस तरीके से नहीं चलाते हो जिस तरीके से आपने मेरा कारकुन का, वो भी लियारी का कारकुन का आपने स्टेटमेंट चलाया। और लियारी का कारकुन का क्या पता है आज़ाद कश्मीर के बारे में? आप लतीफ़ अकबर साहब से पूछे, आप राठौर साहब से पूछे, जिन्होंने दिन रात ना सिर्फ इस इलेक्शन में मगर 5 साल नून लीग की हुकूमत का मुकाबला किया, 3 साल इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला किया। मेरे जियालों का खून पसीना का मेहनत का नतीजा ये है कि तारीखी धांधली के बावजूद, तारीखी पैसा के बांटने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ऐसे लिए हैं कि हमने इनसे छीने हैं। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस अपना कारकुन को भेजा है, ये पॉइंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो चुका है, तो टॉपिक ख़त्म होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। नादिर कर ले। जहाँ तक देखो, मैं दूसरे जमातों के बारे में कम बात करना चाहूँगा, अपना जमात के बारे में बता सकता हूँ कि PDM के बनने से पहले, PDM के बनते हुए, PDM में जब हम थे और PDM से जब हम निकले, हमारा स्टांस में एक कंसिस्टेंसी रहा। हमारा पॉलिसी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लॉकडाउन से सिंध को नुकसान होगा, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सिंध सरकार को स्मार्ट लॉकडाउन का मशवरा दे दिया। कहा, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, थ्रेट से डरने वाला नहीं, बस चले तो नूर मुकद्दम केस के मुल्जिम को गोली मार दूं। सिंध में अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे। अगर सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। देखें, हजारों लोग आप बैठे हैं, किसी ने मास्क ही नहीं पहना हुआ। सो इसकी एहतियात बरतें और अपने आप को महफूज रखें।
सियासतदान हमेशा ऐसी ही बातें करता है। जब हम भी अपोजिशन में थे तो ऐसी ही बातें करते थे। इलेक्शन अपने वक्त पे होने जा रहे हैं और इनको समझ आनी चाहिए कि पीटीआई रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर पोजीशन में आ रही है और 2 साल तक बेहतर पोजीशन में होगी। नूर मुकद्दम के केस के मुल्जिमों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे और मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूं। लेकिन एक बात मीडिया से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस तरह के बदमाश और गलत सोच के ज़हनी मरीज को भी शोहरत चाहिए होती है। मीडिया इससे ज्यादा वाइड करे। 3 दफा मुझ पे हमले हुए। वजीर दाखिला को थ्रेट जरूर है पर वजीर दाखिला को डरने वाला नहीं है। उसका ईमान है कि मौत अल्लाह के कब्जे में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने अफगान सफीर की बेटी के टैक्सी ड्राइवरों को आईजी को कह के छुड़वा दिया। वो बिल्कुल बेगुनाह है। उनके घर में रोटी नहीं है और उस बच्ची ने सबको चारों के चारों को पैसे भी दिए और टिप भी दी। हमने फॉरेन ऑफिस को सारी इन्वेस्टिगेशन सारी वीडियो कवरेज दे दी है। मैं नहीं भेज सकता उनको, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। नूर मुकद्दम केस की तफ्तीश के दौरान मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफ टेस्ट न कराने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पूछने पर पुलिस ने खुद ही पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। नूर मुकद्दम केस में अहम इंकशाफ। मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया ही नहीं गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुलज़िम जाहिर जाफिर को पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में मुआयने के लिए लाया गया। हुकाम ने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के नमूने तो लिए लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। एजेंसी के माहिरीन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार थे और उन्होंने पुलिस हुकाम से इसके मुतालिक पूछा तो टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मीडिया में ये गलत खबर फैलाई गई कि मुलज़िम का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है जिसमें मजीद हकाइक सामने आए हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि टेस्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत में अहमियत नहीं दी जाती। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। रावलपिंडी में माँ और बच्चे के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। असल वजह सामने आ गई है। नसीम बीबी को नौजवान दोस्त ने शादी से इनकार पर बेटे समेत मौत के घाट उतारा। गिरफ्तार मुलजिम वाजिद अली ने दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल डाला। सदाकत अली की रिपोर्ट। पहले दोस्ती फिर शादी के वादे, लेकिन खातून के इनकार पर मोहब्बत का भयानक अंजाम निकला। रावलपिंडी में मां बेटे के कत्ल की वारदात की असल कहानी गिरफ्तार मुलजिम वाजिद ने पुलिस तफ्तीश के दौरान खुद सुना दी। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई को थाना चौंतरा के इलाके महोटा मोड़ा में होने वाली वारदात का मुलजिम वाजिद अली मकतूला से शादी करना चाहता था। इनकार पर खातून और उसके 14 माह के शीरखार बच्चे को अब्दी नींद सुला दिया। वारदात के रोज वाजिद खातून को आमिल से मिलाने के बहाने जंगल में ले गया। वीराने में पहुंचते ही दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने पहले खातून से ज्यादती की, फिर माँ बच्चे के गले पर तेज धार आले से वार किया। जेरे हिरासत मुलजिम वाजिद का खातून को कीमती मोबाइल फोन तोहफे में देने का भी इंकिशाफ, जो मकतूला ने किसी और को दे दिया था। खूनी वारदात में 14 माह का बच्चा मौका पर जबकि खातून अस्पताल में दम तोड़ गई थी। इंतहाई अफसोसनाक वाकया। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम जाकिर उर्फ अंडोला ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कहना है कि रात 11:30 बजे के करीब बच्ची को रक्शे में बिठाया, 1 घंटे तक रक्शे में घुमाता रहा। इस दौरान मुसलसल नशा भी करता रहा। बच्ची को इतवार बाजार ग्राउंड ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। अचानक बच्ची ने रक्शे से छलांग लगा दी जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। बच्ची को इसी हालत में कचरे में फेंका और घर आ गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने अदालत में जमा कराई गई इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया। बुलेटिन में बताएंगे गेम ऑफ जेंटलमैन पे मोदी की गंदी सियासत। इंडस हाईवे राजनपुर के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। 5 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। मजीद अपडेट लेंगे। समग्र नुमाइंदे इलियास गबुल हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है राजनपुर रुझान इंडस हाईवे जो है मीरापुर टूल प्लाजा के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर हैयत में जो है अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग की वजह जो है सीएनजी सिलेंडर बताया जा रहा है, जिसमें जो है 5 अफराद जो है झुलसकर जाँ बहक हो चुके हैं और 9 अफराद जख्मी हैं। जख्मी को DHQ राजनपुर मुंतकिल किया जा रहा है और 4 अफराद तो मौका पर ही जाँ बहक हुए और एक जो 16 साल लड़की थी वो राजनपुर DHQ शिफ्ट करते हुए जाँ बहक हुई। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। खान साहब को
दूसरों को मजाक उड़ाता है। सबसे अफसोस बात ये है कि खान साहब पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है। हमारे यहाँ जब ये बारिश हुआ था, तारीखी बारिश, तारीखी मानसून और फ्लड्स हमारा अर्बन सेंटर्स में, देहातों में लोगों का फसल तबाह, लोगों को कारोबार तबाह, लोगों का दुकान तबाह, लोगों का मकान तबाह, और खान साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिलवाया। आज भी इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ है, आप सब ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन में दिखाए होंगे। मुझे नहीं नजर आया कि वहाँ का पीटीआई का एमएनए, वहाँ के पीटीआई के वजीर पहुंचे हुए होंगे। जैसे हमारा सिंध में जहाँ भी ऐसे कोई वाकया होता है, मेरा पूरा का पूरा टीम, मेरे पूरे के पूरे वजीर, पूरा का पूरा हुकूमत पहुँचते हैं, वो अवाम के दुख दर्द में उनके साथ देते हैं। और अगर हमारे साथ वफाक के वसाइल होते तो जैसे हमने वतन का बांटा था सुपर फ्लड्स में, जैसे हमने IDPs का ख्याल रखा, हम कभी भी अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ते। मगर खान साहब ने मुसलसल यही किया है कि जहाँ भी कुदरती आफात से नुकसान हुआ है वहाँ अवाम को बिल्कुल लावारिस छोड़ा गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी इम्पार्शल ऑब्जर्वर अगर देखे और एनालिसिस करे तो कम वसाइल के बावजूद और इस किस्म का प्रेशर के होने के बावजूद हमने काफ़ी मसाइल दूर किए हैं और हम समझते हैं कि काफ़ी मसले रहते हैं। उसका मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकाल सकते हैं, कोई और सियासी जमात नहीं निकाल सकता। जहाँ तक कोरोना का बात है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये इस हुकूमत का नॉन सीरियसनेस और आपको दिखाती हैं, ये दिखाता है आपको कि ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। वो अगर हमारे पॉलिसी पे, हमारा जगह पे वो मुतमिन नहीं है तो वो एटलीस्ट वो चुप रहते, वो इस तरीके से हमारे अवाम जो मुश्किल में हैं उन पे ताना नहीं निकालते। वो इस मुश्किल में जो लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश करते। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें सोशल सेफ्टी का प्रोटेक्शन के पैकेजेस दिलवाते, मगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो जो भी अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये सिलसिला नाकाम होता, अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है और बहुत ही बुरा पैगाम भेजते हैं कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है। जब लाहौर में कर्फ्यू लगता है, जब लाहौर में लॉकडाउन होता, अभी हाल ही में जब उन्होंने ये सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था, जब भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था, फिर यहाँ इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो रहे थे। इन्होंने लॉकडाउन करवाया, इन्होंने लाहौर में कर्फ्यू करवा दिया था। और जब हमारा कराची में, इस मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल में 30% से ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बहुत एक ख़तरनाक मर्ज़ है, मरीज़ है, बीमारी है। अब तो ये जो नया इसका वेरिएंट सामने आ चुका है वो 100% ज़्यादा इन्फेक्शस है कंपेयर टू द ओरिजिनल कोरोना वायरस। वो आपको ज़्यादा बीमार भी करवा देता है। तो वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी है
कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो जितना भी कोशिश करे सिंध का अवाम उनको भरपूर जवाब दे। मेरा नहीं ख्याल, एज इन आई डोंट नो व्हाट ख्वाजा आसिफ साहब इज़ रेफरिंग टू, वो इजलास अफगान के पूरा नेशनल सिक्योरिटी का सिचुएशन के ऊपर था। और जहाँ तक इस इशू की बात है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी रहा। हमारा एक ही मौक़िफ़ जो 2007 में था और आज भी है और आप सबके सामने है। दूसरे लोगों के मौक़िफ़ में जैसे आज कन्फ्यूजन है वैसे कल कन्फ्यूजन था, और मुझे नहीं पता कि आने वाले कल का कन्फ्यूजन क्या होगा। लेकिन मेरा तजवीज़ ये होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम के सामने अगर क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करें तो वो जमहूरियत के लिए और मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। और ये सब कुछ जो हमारे सामने हो रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, अब तीसरी दफ़ा हो रहा है। सबको तारीख़ से सीखना चाहिए, तारीख़ को दोहराने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। और हमें तरक्की पसंद क़ुव्वतों के साथ अपने इजहार करना चाहिए। हमें दहशतगर्दों को जो जुल्म और जबर की बुनियाद पे अपने मैसेज को आगे लेके चाहते हैं, उनका मज़ाहमत करना चाहिए, उनको रद्द करना चाहिए और तैयारी पर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सोच आने वाला है उसका हम जो बयानिया तैयार करना पड़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए वो क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इस पूरे खित्ते के नौजवानों को एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव अल्टरनेटिव दिलवा सकते हैं, एज अपोज टू द फोर्सेस जो बॉर्डर के उस तरफ अपने दहशतगर्दी और वायलेंस की बुनियाद पे अपना स्कोप एक्सपैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी इस इशू की वजह से बहुत ही नुकसान उठाया है और अब भी वो खतरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज की मुखालफत करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तब्दीली का असल चेहरा तबाही और बेरोजगारी है। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई है, खेलों को भी गंदी सियासत में घसीटने लगी है। कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने की साजिश। हर्षल गिब्स ने पोल खोल दिए। ट्वीट में कहा कि भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर केपीएल में शिरकत से रोकने की कोशिश की, जो कि मुज़क्का खेज है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, ऐसी साजिशों से तहरीक कश्मीर को नुकसान नहीं, फायदा होगा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। कश्मीर प्रीमियर लीग अभी खेल जमा नहीं, सीटी बजी नहीं, लेकिन मोदी एंड कंपनी की नींदें हराम हो गईं। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी ने केपीएल को नाकाम बनाने का भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मंसूबा बेनकाब कर दिया। हर्षल गिब्स ट्विटर पर भारतीय रवैये के खिलाफ बरस पड़े। लिखा, भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर उन्हें प्रीमियर लीग में शिरकत से रोकने की कोशिश की। इवेंट में हिस्सा लेने पर भारत में दाखिले पर पाबंदी की भी धमकियां दी गईं। भारतीय बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी भारतीय इक़दाम की मुज़म्मत की और कहा, ये पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को सियासत की भेंट चढ़ाया हो। हर्षल गिब्स पर दबाव इस पुरानी रविश का तसलसल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी तशवीश का इजहार। बयान में कहा, कश्मीरी नौजवानों को बड़े नामों के साथ खेलने से महरूम करना अफसोसनाक है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका के बजाय चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। चीन खित्ते में पाकिस्तान का सबसे अच्छा और देरीना दोस्त है। सहाफ़ियों से मुलाकात में आज़म खान स्वाति ने कहा है कि चीन के साथ ML1 मुआहिदा इसी माह तय पा जाएगा।
मज़ीद काम हम भिखारी हैं, इसलिए बड़े मंसूबों के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। रेलवे में माफिया का जिक्र करते हुए कहा कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। मुख्तलिफ मंसूबों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कार्गो बिजनेस को 30 अरब रुपए सालाना तक ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में नैब को जवाब जमा करवा दिया। साबिक सदर का कहना है कि अमेरिका में मौजूद फ्लैट अब मेरी मिल्कियत नहीं, जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल फरोख्त कर दिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने वकला के जरिए नैब रावलपिंडी में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि जब उन्होंने न्यूयॉर्क में फ्लैट खरीदा उस वक्त वो किसी अवामी ओहदे पर फायज नहीं थे, वो इलाज की गर्ज से अमेरिका गए थे। नैब सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहा है। नैब ने साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी पर $5,30,000 में अपार्टमेंट खरीदने का इल्ज़ाम आयद कर रखा है। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध पर नजरें जमा ली हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म की सरबराही में राब्ता कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। अवाम को कायल किया जाएगा कि अब उनके पास मुतबादिल जमात मौजूद है। अगर अवाम कायल हो गए तो सूबे में खुशगवार तब्दीली देखेंगे। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से पेशरफ से भी आगाह किया। हमने काम शुरू कर दिया है सूबा सिंध में वज़ीर आज़म की सरबराही में हिकमत अमली सिंध के सियासी राब्तों के बारे में हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हमारा तज्जिया ये है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है, हमारा सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का, मुल्तान का, उसका वर्क अलॉट हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी सिलेक्शन हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज पी ठेकेदार मौके पे काम शुरू कर देगा। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनना था, उसके लिए भी 30 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई है। अगस्त में उसका भी जो प्रोसीजर है आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो सेक्रेटरीज होंगे ये खुद मुख्तार होंगे और ऑथराइज्ड होंगे। इंशाअल्लाह ये एक ठोस बुनियाद फराहम करेंगे जनूबी पंजाब के सूबे की तरफ एक अहम कदम उठाने के लिए। तब्दीली सरकार का जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया वादा वफा होने लगा। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। मुल्तान के इलाके मतीतल रोड पर 509 कनाल अराजी पर वसी सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। हमारे हुकूमत से ये मुतालबा है कि सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ साथ हमारा सूबा भी जनूबी पंजाब का अलग किया जाए, यहाँ पे असम्बली बनाई जाए ताकि यहाँ पे शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो हमें मुहैया किया जा सके। बिल्डिंग पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सेक्रेटेरिएट के क़याम से जनूबी पंजाब की अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल होंगे। जब गरीब के काम यहाँ होने लग जाएंगे तो समझ लें गरीब के लिए सूबा बन गया। गरीब को ये वजीर और ये वजीर आला और ये शशके नहीं चाहिए होते हैं, गरीब को सिर्फ अपना काम चाहिए होता है। जनूबी पंजाब की अवाम का कहना है कि जल्द अज जल्द जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को कायम करके इसको बाइख्तियार बनाया जाए ताकि इनकी महरूमियों का अजाला हो सके। कैमरामैन अदनान साल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। राना सनाउल्लाह ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन पर एतराज़ात उठा दिए हैं। बोले हैं कि तारीख़ में पहली बार देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोट पड़े। लीगी रहनुमा ने मियाँ शहबाज शरीफ के पार्टी क़यादत छोड़ने से मुताल्लिक़ इत्तलात को अफवाहें करार दे दिया। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। इंसदाद मंशियात की हुसूसी अदालत में 15 किलो मंशियात के मुकदमे में पेशी के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस बार वो प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात किए गए जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे। तारीख में पहली बार देखा कि जनरल इलेक्शन से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट हुए। कोई 40-50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जुम्मे लगाया कि आपने 1-2 कॉपियाँ डालनी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 113 और 114 पे फरासत इकबाल जो लेक्चरर है बाकायदा एक कॉपी के जाली वोटों के साथ उसका जो ज़ाती मुलाजम था, आसफ उसका नाम था, उसको वहाँ पे पकड़ा गया। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के पार्टी की क़यादत छोड़ने की इतलात को झूठा करार दिया और कहा कि मेरी तरह इनके लीडर भी मियां नवाज शरीफ हैं। उन्होंने पिछले 25-30 सालों में एक मरतबा नहीं 10 मरतबा जो है अपनी कमिटमेंट और अपनी वफादारी को जमात के साथ भी और अपने लीडर के साथ भी जो है वो साबित की है
और इस मरतबा भी वो और आइंदा भी जो है वो साबित करेंगे। दूसरी जानिब मंशियात केस के शरीक मुल्ज़म अकरम की गैर हाजिरी के बायस राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम मुल्ज़मान को 11 सितम्बर के रोज तलब कर लिया है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कश्मीरी अवाम ने वोट के जरिए नून लीग की सियासत और बयानिए को रद्द कर दिया। मरियम नवाज ने किसी जलसे में खुलकर मोदी और रॉ की मजम्मत नहीं की, जो हुकूमत में होकर भी ये कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। उनकी दिमागी हालत पर रहम आता है। कश्मीरी अवाम ने मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को, उनके बयानिए को रद्द किया, उनकी कश्मीर पॉलिसी को रद्द किया और उसकी वाज़े मिसाल कि जितने जलसे किए उसने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम का जिक्र तक नहीं किया। किसी जलसे में एक बार भी खुल के मोदी या उसकी जमात को, उसकी हुकूमत को या राह को कंडेम नहीं किया। इंतखाबात ने ये साबित कर दिया है कि फेडरेशन की अलामत तरीके इंसाफ है। हर किस्म के इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला तरीके इंसाफ को कामयाबी होगी। पीपल्स पार्टी सुकड़ के अंदरूने सिंध की जमात रह गई है। उस वक्त अपोजिशन जमातें रीजनल जमातें बन के रह गई। जो गवर्नमेंट में रह के इलेक्शन करवा रहे हैं उनका ये कहना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो मुझे तो उनके दिमागी हालत पे रहम ही आता है। ये अपोजिशन को अब ये राग अलापना छोड़ देना चाहिए। अपोजिशन बराए अपोजिशन, तनकीद बराए तनकीद, और अपोजिशन में कोई दम हम नहीं है, कोई तहरीक, ये सिर्फ बढ़ के हैं। बिलावल भी बढ़ के मार रहा है कि हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। ये कोई नबील कबूल साहब को, कुछ लोगों को इल्हाम होता है, कुछ लोगों को रातों को ख्वाब होते हैं कि इतनी सीटें हम देंगे। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि इतनी सीटों की बात हुई थी और इतनी सीटें उन्हें दे दी गई, लेकिन जो रिजल्ट्स पीपल्स पार्टी को मिले वो कम अज़ कम मेरे हवाले से मुझे खिलाफ तवक्को लगे। लाहौर की मकामी अदालत ने FIA साइबर क्राइम केस में MP नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नज़ीर चौहान को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नज़ीर चौहान को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है। नज़ीर चौहान ताउन नहीं कर रहे। वकील FIA की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आईफोन की रिकवरी हो गई तो केस आगे बढ़ेगा, वकील FIA ने यह कहा है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बेसमेंट में बरसाती पानी दाखिल हो गया। पार्किंग भी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, अपडेट कीजिए। देखें, आज लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी और जेल रोड पर भी 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिसकी वजह से जेल रोड पर काइम सर्विसेज अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। उसके बेसमेंट में पानी दाखिल होने की वजह से वहां पर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर्स के कमरों में भी पानी दाखिल हुआ है, जबकि जो अस्पताल की पार्किंग है वो भी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। यहाँ पर जो मरीजों के तीमारदार थे उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ से वो दूसरी जगह पर मुंतकिल करते रहे हैं, जबकि अस्पताल की जो इंतजामिया है उसका ये कहना है कि वो पानी निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जल्द अस्पताल से पानी निकाल लिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया दानियाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाला है। समा के प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में इंटरव्यू के दौरान कहा कि PCB बलूचिस्तान में खेलों को नजरअंदाज कर रहा है। PCB समझता है वो बलूचिस्तान को दुख देगा, हमें दुख न दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम PCB को दर्द देना शुरू कर दें। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार है कि ख़वातीन का टूर्नामेंट हो रहा है, मगर PCB का कोई नुमाइंदा मैच देखने नहीं आया। PCB को एक ऐसा इदारा नहीं देखना चाहता जो क्रिकेट को इस मुल्क से ख़त्म कर दे। आपने अगर अपनी तवज्जो नहीं रखी तो आप यहाँ से खिलाड़ी कहाँ से लाएंगे? बाहर से लाएंगे, खिलाड़ी पैदा करेंगे? वैसा तो नहीं हो सकता। आपने इसी मुल्क से खिलाड़ी पैदा करने, और खिलाड़ी पैदा होता है जब उसको वेन्यू मिलता है, उसको इवेंट मिलता है, उसको सुपरविजन मिलती है। PCB शायद ये समझती है कि वो हमें दुख देगी, ये ना हो कि हम उनको दर्द देने की सूरत में आगे चले जाएँ। हमें दुखे ना दें क्योंकि हम दर्द की सूरत में आगे जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल बात करूंगा। हमारे इत्यादी भी हैं और माशाल्लाह स्पोर्ट्स लवर, खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, वो समझते हैं ओनरशिप आना चाहिए। PCB को मौजूद होना चाहिए था। मेरा ख्याल वो शायद अभी खुद मानी साहब से पूछेंगे कि शिकायत आ क्यों रही है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।